आप एग्जिट पोल देख रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद। आज हमने पहले शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर से, जहां पर आंकड़े पहले आए। अब हरियाणा की बात आपको बता रहे हैं और अब नंबर्स आने शुरू हो गए। सीटें एग्जिट पोल जो प्रेडिक्ट कर रहा है उसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। यहां 11 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीटें जीत सकते हैं। एक सीट आईएनएलडी को भी मिल सकती है। ये गुड़गांव या गुरुग्राम, आप जैसा भी कहना चाहें, वहां की 11 सीटों का एग्जिट पोल है। 5-5-1। हैरानी हुई आपको? नहीं, बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये वो इलाका है जिसको अहिरवाल कहते हैं। गुड़गांव जोन जो है ये अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और अब की बार अहिरवाल में डेंट दिखाई दे रहा है। 5-5 पे आ गया है और एक आईएनएलडी को मिली है। तो आप ये समझिए कि आईएनएलडी के लिए बड़ी बात ये है कि अहिरवाल में एक सीट उन्होंने निकाली है। लेकिन जो एक स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा था बीजेपी का, अगर उसमें मामला 5-5 पर अटक रहा है तो एक संकेत दे रहा है कि अब की बार अहिरवाल बेल्ट में यादव समाज भी पीछे हटा है और वो भी सत्ता की हिस्सेदारी के तहत कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आया। क्या रुझान रहता है इस रीजन का अभी तक देखते आए आप? देखिए, अगर सर देखें 2014 में 11 में से 9 सीटें जीती थी बीजेपी ने यहाँ, और 2019 में 8 सीटें। इस बार अगर वो 5 रहती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कम हो रही हैं, तो बड़ा डेंट है। क्योंकि बीजेपी के पूरे हरियाणा में 3 स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं जहां जिसके बूते पर वो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया करती रही। एक गुड़गांव, ये साउथ हरियाणा 11 सीटें, फरीदाबाद पलवल 9 सीटें आती हैं वहां से, और बाकी जीटी रोड। तो अगर यहाँ आपको 3 सीटों का डेंट लग रहा है 11 में और 3 सीटें लूज कर रहे हैं पिछले बार के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं तो लीजिए आप दूसरे स्ट्रांग होल्ड का भी एग्जिट पोल का नतीजा आ गया। फरीदाबाद रीजन में, फरीदाबाद में भी कांग्रेस पार्टी जो है यहां पर काफी आगे दिखाई दे रही है बीजेपी से। जहां गुड़गांव में मामला बराबरी का था, वहां फरीदाबाद में बराबरी का नहीं है, एक तरफा दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल, फरीदाबाद वो इलाका है जब माना जाता है कि दक्षिण हरियाणा की 9 सीटों में माना जाता है कि शहरी इलाके की ज्यादा सीटें हैं। इसमें फरीदाबाद भी आता है और नू भी फरीदाबाद जोन में ही आता है। लेकिन यहां अगर बीजेपी की दिक्कत है तो इसका मतलब यह है कि यादव नहीं, गुर्जर मतदाता भी पीछे हटे हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस 9, बीजेपी 3। बिल्कुल, और ये सोचिए कृष्णपाल गुर्जर वहाँ मंत्री है, सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर ये कितना बड़ा झटका है। दोनों देखिए, वहाँ राव इंद्रजीत सिंह मंत्री हैं, वहाँ झटका लग रहा है। राव इंद्रजीत सिंह का पिछला लोकसभा अगर देखें, जैसा पहले मैंने कहा, उनका लोकसभा का मार्जिन ये बता रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मार्जिन काफी कम था उनका। आपकी बात बिल्कुल सही दिख रही है। मतलब हरियाणा तीसरे टर्म में बचता नहीं बचता तीसरे चुनाव में। लेकिन शायद उतना बेरहमी से बीजेपी के ऊपर मार न पड़े चुनावी, जैसी इसके अतीत में लोगों पर पड़ती रही है, ऐसा अभी लग रहा है जो परसेंटेज वोट की बात हम कर। और ये दोनों ही जिन अभी दिन क्षेत्रों की हमने बात की है, यहीं से बीजेपी को उम्मीद थी। 3 क्षेत्र यहां से बीजेपी को लाइफलाइन मिलती है, अहिरवाल, फरीदाबाद पलवल और जीटी रोड। और एक खट्टर साहब के इलाके करनाल का भी एग्जिट पोल का नतीजा सामने आ गया है। करनाल में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल सर, एक तरीका यह है इसको समझने का कि 5 लोकसभा सीटें, 3 केंद्रीय मंत्री, 3 स्ट्रांग होल्ड, अहिरवाल, फरीदाबाद, जीटी रोड, तीनों से मंत्री। तो इन नतीजों का असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे नहीं, आगे कैबिनेट पे भी होगा। इस बात से क्या संभावना है वो देवेंद्र जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड में भी अब की बार वो पकड़ नहीं हासिल कर पा रही है। जी बिल्कुल, आप देखिए अभी तक जो है कुल एग्जिट पोल 23 सीटों पर सामने आ चुका है, जिसमें से 14 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 8 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आईएनएलडी। ये जीत सकते हैं, ये अनुमान है एग्जिट पोल का। लेकिन इसमें गैप आपको भले बहुत ज्यादा वैसा ना दिख रहा हो, लेकिन ये तीनों ही जो रीजन से सीटें आई हैं, 23 सीटें, सभी बीजेपी के लिए ट्रेडिशनली अच्छे नतीजे देने वाले रीजन हैं। करनाल में अगर बात करें, कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। करनाल में भारतीय कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं, यह एग्जिट पोल का अनुमान है। यानी 9 साल, 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनके गृह क्षेत्र में भी
कांग्रेस पार्टी एक तरफा आगे निकल रही है। 8 पर कांग्रेस, 5 पर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और ये वो बेल्ट है जो माना जा रहा था कि नॉन जाट ओबीसी इलाका जो बीजेपी का गढ़ रहा, जहां से पंजाबी वोटर अच्छी खासी तादाद में है। खुद खट्टर वहां से लड़े थे, पंजाबी वोटों की अच्छी खासी संख्या वहां पर है। और वहां अगर करनाल में ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खट्टर साहब जब सीट छोड़ के गए तो लाडवा सीएम क्यों पहुंचे। इसका आकलन, इसका जवाब शायद इन आंकड़ों से मिल सकता है, क्योंकि करनाल भी खट्टर के हटने के बाद पंजाबी बहुल सीट होने के बावजूद बीजेपी का सेफ जोन नहीं रही। यह संकेत शायद बीजेपी लीडरशिप के पास पहले था, इसीलिए सैनी साहब को लाडवा भेजा गया। वहाँ हरियाणा के सभी जिलों की सौरभ बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जिले के हिसाब से बात करें तो ये करनाल। वहाँ अगर ये हाल है, अब करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद में यह हाल है तो रोहतक, सोनीपत में क्या होगा? अभी हुड्डा के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तो बात ही नहीं होगी। बिल्कुल, ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है या बीजेपी को डेंट पड़ रहा है। इसका मतलब एंटी वोट ज्यादा है, प्रो कांग्रेस वोट नहीं है। आ गया भाई रोहतक। डिफॉल्ट कांग्रेस को लीजिए रोहतक की बारी रोहतक की बारी बात आ आ गई। गई। तो रोहतक का रुझान भी आपको बता देते हैं। मैं कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं, कांग्रेस पार्टी यहां बहुत अच्छा कर रही है। रोहतक में कांग्रेस की जबरदस्त लहर है। अब देखिए 36 सीटों का एग्जिट पोल रोहतक को जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा, जिसमें कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 13 और आईएनएलडी को 1 सीट मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं हमें। बिल्कुल, रोहतक वो इलाका है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये वो बेल्ट है जो गृह जिला माना जाता है। रोहतक खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला है, झज्जर उससे साथ लगता हुआ और सोनीपत उससे साथ लगता हुआ इलाका है। लेकिन रोहतक में अगर महम भी वो जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। महम वो सीट है जहां पर महम कांड हुआ था, उसके बाद से लगातार वहां पर इंडिपेंडेंट जीतते आए हैं और कांग्रेस और बाकी पार्टियां नहीं जीत पाई हैं। रोहतक इलाके में बीजेपी बहुत पिछड़ी है, 13 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 13, बीजेपी को सिर्फ 4 रोहतक में। तो हरियाणा में एक्सिस बैंक इंडिया का एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की लहर प्रेडिक्ट कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत प्रेडिक्ट कर रहा है। रोहतक जो कि कांग्रेस का आप कह सकते हैं गढ़ है, वहां बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। 13-4 से कांग्रेस पार्टी यहां आगे दिखाई दे रही है। लेकिन चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, करनाल हो, जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे देने वाले इलाके हैं, यहां भी कांग्रेस पार्टी काफी मार्जिन से लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल की 56 सीटों का अनुमान आ चुका है। 35 कांग्रेस, 17 भाजपा, 4 अन्य। और सरकार बनाने के लिए यहां चाहिए 46 सीटें। 46 में से 45। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखें तो 2/3 कांग्रेस के पास है, 1/3 बीजेपी के पास है। बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि रोहतक में बड़ी लहर होना शायद वो उतनी बड़ी खबर नहीं है। असली खबर कहां से निकल के आएगी? जींद, जहां पर जेजेपी की 4 सीटें थी, 1 सीट बीजेपी की थी, कांग्रेस का 1 भी नहीं था। और हिसार, वो भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। और हिसार में कांग्रेस को 44% वोट की घोषणा एक्सिस माई इंडिया कर रहा है। तो हिसार में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। 44% वोट हिसार में कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, रोहतक से आगे आप बढ़ेंगे तो जींद, हिसार, ये वो बेल्ट है जहां पर आईएनएलडी का जलवा कभी हुआ करता था। जेजेपी उस स्पेस को काबू करने में 19 में कामयाब हुई थी, लेकिन अब की बार अगर जेजेपी गायब हो रही है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। हिसार में कांग्रेस आगे है और कांग्रेस को यहां पर बाहरी बढ़त है। इस तरह की बात लोकसभा में भी दिखाई दी थी, क्योंकि हिसार से लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी और जिन सेगमेंट्स में कांग्रेस आगे नजर आ रही थी वो एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया में अब हिसार में भी कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। 44% वोट है, सीधे तौर पर 10% के आसपास का वोट गेन है, क्योंकि पिछली बार हिसार रीजन में 32 से 33% मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। यानी 10% का अगर शिफ्ट हो रहा है तो सीटों का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हिसार में कांग्रेस को 13 और बीजेपी को
4 सीटें। देखिए, हरियाणा की 76 सीटों का नतीजा आ चुका है। कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर फुल मेजोरिटी की सरकार बनाएगी, बल्कि 2/3 मेजोरिटी जैसा आप कह रहे थे। 76 में से ही 48 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यह एग्जिट पोल कह रहा है। 21 सीटें 76 में से बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं कोई वो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली बात भी नहीं दिखाई दी हरियाणा के अंदर। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत हरियाणा में होगी, ऐसा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल अनुमान लगा रहा है। और इस अनुमान से, इस आंकड़ों के आधार पर आप देखें सौरभ, तो ऑन रिकॉर्ड कहना अलग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑफ रिकॉर्ड भी बीजेपी का कोई भी गंभीर नेता इससे डिसएग्री करेगा। वो सबको ये समझ में आ रहा था कि हाँ, हरियाणा में ये स्थिति आ गई है और इसको कितना बेहतर किया जा सकता है, कितना क्लोज किया जा सकता है, वो उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही थी। बाकी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड माहौल बनाने के लिए कह दी जाती हैं, वो अलग बात है। ये आंकड़े होने ही थे, अब सारे फैक्टर्स की हम लोग बात कर चुके हैं और उन सारे फैक्टर्स के आधार पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन किया हरियाणा के चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में तो आप ठीक कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी 60 के आसपास पहुंचती दिखती है। 60-65 तक पहुंच सकती है, जी। लेकिन बीजेपी भी 25 पहुंचती दिख रही है अगर एग्जिट पोल को आंकड़ा माने। और 25 2 टर्म के बाद बहुत बुरा परफॉर्मेंस बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं है हरियाणा जैसी स्टेट। और 46 के बहुमत में, अगर उस हिसाब से देखें कि 46 के बहुमत में 25 सीट अगर प्लस माइनस 2-4 आगे पीछे ही होगा बीजेपी का, तो वो कोई बहुत बुरा नहीं है। जब बहुत 10 बुरा साल के performance शासन के बाद आप ये आते हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी सरकार थी, आप बेदखल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और समझा जा सकता है कि इसके बाद जब विंटर सेशन होगा तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी का तेवर और कैसा होने वाला है। लेकिन इसमें एक फैक्टर और है, वो है कि अब की बार क्षेत्रीय दल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आईएनएलडी और जेजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जब यह मुकाबला आमने सामने का हुआ, तो जिसका सीधा सा मतलब है कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार, और बीजेपी की जीत तो कांग्रेस की हार। अगर वो दोनों दिखाई देते तो नंबर्स ऐसे नहीं दिखाई दे रहे होते थे, फिर बीजेपी एक बार फिर से, और तब हम लोग खट्टर और सैनी के बारे में बात कर रहे होते थे कि किसका फैक्टर ज्यादा चल गया। नहीं, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश यहां पर थी बीजेपी की तरफ से। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश थी छोटी पार्टियां जिसको कहें कि क्षेत्रीय दल, आईएनएलडी और जेजेपी की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 59-23 का आंकड़ा हो गया है। एग्जिट पोल के पूरे नतीजे आ चुके हैं। 90 सीटों में कांग्रेस को 59 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वही बात जो अभी कर रहे थे, 60 के आसपास कांग्रेस पार्टी सीटें जीत सकती है। बीजेपी 23 सीटें जीतने के आसपास लगता है उसका ग्राफ पहुंचेगा, और 8 अन्य, इन्हीं इस 8 में आप सारे बाकी दलों को जोड़ लीजिए, जिसमें जजपा, इनेलो, बसपा, आजाद समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट सब, और आम आदमी इसमें और आम आदमी पार्टी। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इन अन्य में आप नॉन पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्यादा पाएंगे, वो ज्यादा है। बनस्पत, आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के। तो यह बड़ी बात है। तो हरियाणा का तो नतीजा एक तरफा दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिट पोल सही अनुमान लगा रहा है तो कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत की सरकार बनाएगी, 59-60 सीटें पाएगी, और अगर ये नतीजे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि हुड्डा के बनने में कोई संशय होना चाहिए या कांग्रेस आलाकमान को कोई ऐसा एडवेंचर करना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में पार्टी के लिए भारी पड़ जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वाभाविक दावेदार हैं सीएम शिप के, सबसे बड़ा चेहरा भी वही थे, स्टार कैंपेनर भी वही थे, और चुनाव से पहले करीब 2 साल का आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों अलग अलग यात्राएं निकाले थे, जनसंपर्क में लगे हुए थे, तो स्वाभाविक दावेदार वही है। और शानदार ये उत्सव का माहौल है सौरभ कांग्रेस पार्टी के लिए, और ऐसे उत्सव का माहौल में ऐसे दुस्साहस के मार्फत कोई रंग में भंग डालने की कोशिश भी नहीं होगी। शैलजा, जरूरत नहीं, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी कोई सुखबुगाहट छोड़ी हुई आएगी शैलजा या किसी के द्वारा, तो उनको सही शब्दों में समझा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, दीपेंद्र हुड्डा को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उनको जरूर पुश करना चाहेंगे, क्योंकि हमने ही आपने कह दिया अंडा है ऑमलेट, लेकिन अभी ये फर्क करते रहेंगे। ये अंडे को तय करना है कि अंडा को बनना है या ऑमलेट को बनाना है। नहीं उसमें दोनों में डिफरेंस नहीं है। उसमें डिफरेंस ये है कि क्या कांग्रेस आला कमान नई जनरेशन के नेता को लीड लेने का मौका देगी, ये फर्क है। ये तब अगर भूपेंद्र हुड्डा ये चाहें, अगर भूपेंद्र हुड्डा ये नहीं चाहें तो ये नहीं होगा। चलिए, अब कुछ तो भूपेंद्र हुड्डा को भी तय करने दीजिए। बिल्कुल। एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है इसमें, अगर ये एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हरियाणा में अपोजिशन, हिमाचल में अपोजिशन, पंजाब में अपोजिशन और जेएंडके में अपोजिशन, चारों जगह बीजेपी के लिए दिल्ली से वहां तक एक बड़ी विचित्र पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। जम्मू कश्मीर को तो फिर भी
वही कुछ मामला खुला हुआ एग्जिट दिखाई दे पोल रहा की है। बात कर रहे हैं अभी। या, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। और ये सिनेरियो तब है या हालत बीजेपी की तब है जब सब लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा बढ़त हो सकती थी, उसने अपनी कुछ बढ़त खोई जैसे जैसे चुनाव के पास मतदान के पास चुनाव पहुंचा है। और वो एक मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। अच्छा। और कांग्रेस के विरोधी यानी कि बीजेपी के द्वारा कि ऐसा हो रहा है वैसा, और वैसा होता नहीं है आमतौर पे कि चुनाव 2-3 महीने पहले जो सौरभ आप देखें, किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देखें तो जो एक बार सेट हो जाता है रहता वही है। नेताओं के दावे जरूर हो जाते हैं, पार्टियों के दावे हो जाते हैं कि अंतिम 7 दिन में बदल गया, अंतिम 10 दिन में बदल गया। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, किसी पर्टिकुलर सीट में किसी खास वजह से हो जाए तो अलग बात है। अन्यथा ये जो मार्जिन था, सबको ये अंदाजा लग रहा था कि 55-60 तक कांग्रेस पार्टी जाएगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी इसको और बेहतर कर सकती थी अगर वो एकजुट होकर लड़ते, लेकिन पॉलिटिक्स में वैसी कल्पना भी अपने आप इससे में- बेहतर हाँ, इससे बेहतर। जैसे मान लो आप शैलजा और हुड्डा अगर एकदम एक साथ होते, संगठन ने बहुत मेहनत किया होता एक साथ होके, वो सारी चीजें नहीं रही। यहाँ तो उनको फायदा मिल रहा है कि बीजेपी का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में उस माहौल को आपने थोड़ा कैटर कर लिया। अगर देखेंगे तो दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने के अंदाज को आप देखेंगे तो कांग्रेस माहौल पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी अपने मैट्रिक्स पर चुनाव लड़ी है, जातीय मैट्रिक्स पर। तो कांग्रेस के अगर आप देखेंगे संगठन नहीं है पूरे हरियाणा में, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, वो माहौल ऐसा बना कि ये नेता है और एक रैली हो गई और बीजेपी के खिलाफ माहौल है, उसका नतीजा इस तौर पर देखा जा सकते हो। बहुत स्ट्रक्चर्ड तौर पर चुनाव को करने की या लड़ने की कोशिश के तहत एंड में जो यात्राएं निकाली गई, अगर आप देखेंगे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, प्रियंका गांधी भी एंड मूवमेंट में आए वो लास्ट पुश देने के लिए, लेकिन ये माहौल पर डिपेंडेंट ज्यादा चुनाव था। वो लेकिन उनकी एक स्ट्रेटजी मानी गई थी। और कांग्रेस पार्टी के नेता ये बता रहे थे कि स्ट्रेटजी इस लिहाज से कि लोकल फैक्टर पे ही इस इलेक्शन को होना दिया जाए, मोदी वर्सेस राहुल गांधी जैसी मोदी छवि को वर्सेस ना राहुल जाने को दिया कांग्रेस को नुकसान देता है। हाँ, तो वो लास्ट तक उसको एक स्ट्रेटजी के तौर पर उन लोगों ने बड़ा स्मार्टली ये किया। दूसरा, अशोक तंवर को देखें। अशोक तंवर भले ही उनका कोई जनाधार ना हो, लेकिन नैरेटिव के हिसाब से लास्ट में वो मैसेजिंग को देना, जब कांग्रेस बीजेपी बार बार ये हवा दे रही थी कि शैलजा नाराज हैं, अशोक तंवर उधर से छोड़ के आ गए, दलितों के भीतर नाराजगी है, कांग्रेस पार्टी उनका ध्यान नहीं रखती, तो एकदम से सरप्राइज के तौर पर अशोक तंवर को सामने लाना, ये सब माना गया था कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा स्मार्टली इन चीजों को खेली है। अगर चीज नतीजे जरा- सही होते हैं तो अगले मौसम वैज्ञानिक अशोक तंवर माने जाएंगे। वो तो दो आप चीजें देना है। दो चीजों पे आप लोगों की राय है कि एक तो अशोक तंवर, ठीक कह रहे हैं आप कि पॉलिटिक्स में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता कोई जनाधार नहीं है। उसका उनका। जो मैसेज गया हाँ, बस। उसका फायदा मिला होगा। लेकिन अगर हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को ही हुए होते जैसे पहले होने थे, तो शायद राहुल गांधी की वो रैलियां नहीं होती, यात्रा नहीं होती, क्योंकि वो अमेरिका में थे। तो तब क्या कांग्रेस को नुकसान होता उसका? नहीं, उस समय वो यात्रा वो पहले कर लिए होते, फिर अमेरिका से लौट के। ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतने जा रही हो और राहुल गांधी उसमें ना जाएं, इस लिहाज से कि जीत के बाद पूरे कांग्रेसी सेहरा तो राहुल गांधी के माथे जो बांधेंगे ना। 5 दिन मिले उसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा तो नहीं मिल गया बजाय बीजेपी के? हाँ, ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि भले कराया हो लेकिन बीजेपी इस ने। 5 दिन में तय नहीं हुआ होगा, ये हम बता सकते हैं जमीन पर बिल्कुल नहीं। कि 5 दिन में ये तय नहीं हुआ है चुनाव। ये माहौल पहले ही तो बन गया था लोकसभा और चुनाव के बाद से इसको माहौल था। बीजेपी ने भी भांप लिया था। मुख्यमंत्री ऐसे ही थोड़ी बदला है, बखूबी तो पता। बीजेपी ने भांपा है कि माहौल खराब है, उसको ठीक करने की कोशिश हुई, ठीक नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस यहां पर बेहद अच्छी स्थिति में 59 सीटें, मुझे कुछ लोग 90 ऐसे में मिल रहे थे जिन्होंने लेकिन कहा था कि काफी आप कुछ देखेंगे डैमेज जो कंट्रोल तो छत्तीसगढ़ हुआ। के साथ हुआ था, कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीतेगी, लेकिन वो जीती। अब ऐसा कहने वाले लोग मुझे मिले थे, मैं देखूंगा आप एग्जिट पोल के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और बहुत से लोग तो 400 सीटों वाला एग्जिट पोल भी अभी भूले नहीं होंगे, तो इन आंकड़ों को भी तो बड़ी गंभीरता से ले रहे होंगे कि कितने सच है कितने नहीं। तो वो दुख दुख आपको और हमको भी है कि भाई ये कितने सही आंकड़े हैं। देखिए वो बात तो ठीक है। अब लोकसभा के नतीजों के बाद और उसमें बीजेपी की जहां हार हुई वो हुई, एग्जिट पोल की तो सब जगह हार हुई। बिल्कुल। तो ऐसे में एक क्वेश्चन तो लेकर सब लोग चलेंगे, बाकी 8 तारीख को पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल भी कितना सही होता है। लेकिन ये बिल्कुल, अगर ये एग्जिट पोल गलत होता है तो फिर ये बिल्कुल एक तरफा हार जैसा मामला। और वो सबके लिए फिर सरप्राइज होगा। नहीं, अगर ये एग्जिट पोल मतलब सबके लिए जब मैं कह रहा हूं तो बीजेपी के लिए ज्यादा सरप्राइज होगा। नहीं, अगर ये एग्जिट पोल भी गलत साबित होता है तो फिर शायद एग्जिट पोल नहीं होंगे इंडियन डेमोक्रेसी में, क्योंकि फिर तो ये मान ही लिया जाएगा कि फ्लॉड सिस्टम है। नहीं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, बहुत कुछ ये ऑपरेट करते हैं मार्जिन ऑफ एरर पर भी, लेकिन ये इसमें तो मार्जिन ऑफ एरर से भी किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं।
नहीं, मार्जिन ऑफ एरर के अलावा मेरा तो, मैं जमीन पे जाता हूं, मैंने एक बात देखी है कि इंडियन वोटर अपने दिल के बेहद करीब रखता है अपनी वोटिंग प्रेफरेंस को, और जब उसको बताने की बात आती है तो उसे ऐसा लगता है कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो बहुत संभल के बताता है और सही भी नहीं बताता कई बार। ये मेरा अनुभव रहा है कि मैं खुद बता रहा हूं, इसलिए पोस्टर्स गलत होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अगर जाएंगे तो जब तक वो आपको ना जान ले कि आप कहां से हो, आपका मकसद क्या है, या तो बहुत से खुलते नहीं है, वो माहौल के हिसाब से, हवा के हिसाब से जवाब देंगे आपको। अभी बीजेपी वालों को उम्मीद दे रहे हैं। नहीं, उम्मीद नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसी वजह से एरर बढ़ जाते हैं, रिजल्ट्स बदल जाते हैं, क्योंकि सैंपल साइज छोटा होता है। हरियाणा में 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, सैंपल साइज है 13,000। 13,000 में अगर कुछ फीसदी लोगों ने भी अपने मन की बात दबा ली तो नतीजे पलट जाते हैं। आप सर्वे वालों का तो छोड़िए, एक्सेस को भी छोड़िए, आप घूम के आए हरियाणा, आप सहमत हैं इससे? हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, इस बात में कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। और ऐसा ही माहौल है, मतलब बिल्कुल एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल, बीजेपी कई पॉकेट्स में मजबूत नजर आ रही थी, जिनमें से हाईवे बेल्ट थी। अहिरवाल की कमजोरी दिखाई दे रही थी, गुड़गांव और इस बेल्ट में कमजोरी दिखाई दे रही थी, लोगों में बदलाव नजर आ रहा था। लेकिन जाट नॉन जाट की जो बात और जो चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, उसमें हाईवे, कम से कम हाईवे बेल्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि क्या जाटों के पास ही सत्ता चली जाएगी। तो वहां अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। अब जम्मू कश्मीर में आप ये नतीजे जो हैं बताते हैं कि बीजेपी के लिए एक आउटसाइड चांस खुला हुआ है, क्योंकि उसके पास 5 नॉमिनेटेड सदस्यों का साथ होगा। हरियाणा में लेकिन उसकी क्लियर कट हार होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो लार्जर नैरेटिव बनेगा वो क्या, नेशनल पॉलिटिक्स में? इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। ये सामान्य तौर पे देखें पॉलिटिकली भी, और किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, चाहे वो किसी भी विचारधारा से रहे हों, कि भाई 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार नहीं बन रही है, उसके आधार पे कोई आप नैरेटिव सेट कर रहे हो, तो बहुत विचित्र सी बात है। दूसरी चीज़ कि जम्मू कश्मीर के आधार पे अब क्या ही नैरेटिव सेट कर लेंगे, वहाँ तो सबको पता है कि वैली में कौन अच्छा करेगा, जम्मू रीजन में कौन अच्छा करेगा। नैरेटिव सेट होगा जब आगे महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो, और वो एक असली परीक्षा होगी जिसका असर पड़ना है, जिसका इम्पैक्ट पड़ना है। इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र का चुनाव, इसका हरियाणा के विधानसभा के नतीजों का कोई नैरेटिव के हिसाब से बहुत इंपैक्ट पड़ता हो वो नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर एकदम से उत्साह में रहेगी। जैसे कि पहले मैं कह रहा था कि इस बार विंटर सेशन में राहुल गांधी जब आएंगे तो और ज्यादा आक्रामक तरीके से नजर आएंगे। लेकिन इसको देखने का दूसरा तरीका यह है, नैरेटिव में जो किसान पहलवान का नैरेटिव बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, अब जवाबदेही यह होगी कि अगर आप एग्रेरियन स्टेट हरियाणा में सत्ता में हैं तो आप ऑल्टरनेटिव क्या देते हैं, किसान के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, तो उसकी जवाबदेही भी अब कांग्रेस के पास होगी। क्योंकि अभी तक तो कहा कि भाई किसानों को नकार दिया, जवानों को नकार दिया, जवान फिर भी सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो कांग्रेस को भी दिखाना होगा करके कि जो हम बातें करते हैं किसानों की, असल में किसानों के लिए फायदा हम क्या कर सकते हैं, वो यहां पर एक काउंटर नैरेटिव तैयार करना होगा। अगर कांग्रेस नहीं दे पाई तो फिर मुश्किल होगी। क्या पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा सर अगर ये नतीजे होते हैं तो? अगर नेशनल लेवल की बात करें, नेशनल लेवल पर अगर दोनों राज्यों की यही नतीजे हों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए आप रियलाइज करें ना करें उस बात को, लेकिन कांग्रेस के लिए, अपोजिशन के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। पॉलिटिक्स में फिर मैंने कहा कि वो सिंबल्स का बड़ा महत्व होता है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं रुक करके दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा कि चीजें गलत कहां हो रही है। आपका जो सॉलिड वोट बैंक है, जो 10 साल से वोट कर रहा है, अगर उसमें से कहीं स्लिप आउट हो रहा है, कहीं ब्रेक अवे हो रहा है, तो कुछ तो वजह होगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन डैमेज कंट्रोल तो नहीं हुआ। जब चुनाव हो रहा था हरियाणा में, तभी शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेताओं की मीटिंग बुलाई एमएसपी वाले मसले पर, डैमेज कंट्रोल तो नहीं हुआ। अग्निवीर पे आप लगातार रिजर्व करते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में 15% देंगे, 25% देंगे, रिटेन करेंगे, आगे भी सोचेंगे, डैमेज कंट्रोल तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं रीथिंक तो करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में सरकारें पोलिंग से, चुनाव से बनती बिगड़ती हैं।